हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th की जो बात कर रहे हैं, जिसमें आज हम इस पर लास्ट लेक्चर पे बात करने जा रहे हैं, जो हम इस वीडियो का लास्ट हमारा लेक्चर होगा, जिसमें दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर शासक की, यानी शासक वहाँ पर कैसे थे। राजा जो होते थे शासक के तौर पर, राजा का कार्य क्या होता था और सामाजिक जो वहां पर स्थिति थी, उस सामाजिक संगठन वहां पर कैसा था, इन सब चीजों के बारे में दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम लगातार इस पे अभी तक 7 लेक्चर का वीडियो बना चुके हैं। आज ये अंतिम होगा, इस पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों मेसोपोटामिया के शासक का। ऐसा नहीं था कि मेसोपोटामिया में राजा नहीं थे, राजा वहां हुआ करते थे और राजा अच्छे अपने कर्तव्यों का पालन भी करते थे और उसी कर्तव्यों के पालन में उनकी भूमिका बहुत बेहतर तरीके से माना जाता था। यहाँ पर कई सारे मेसोपोटामिया के अंदर कई सारे शहर थे। अगर आप देखा जाए तो एक मारी भी वहां शहर था, मारी भी शहर था, जिसे हम एक व्यापारिक नगर कहते थे। क्या कहते थे? व्यापारिक नगर के नाम पर जानते थे। जो ये नगर कहाँ था दोस्तों? तो ये दोस्तों नगर था फरात नदी के तट पर, जो व्यापार असूल करके काम वहां पर चलता था। ऐसा नहीं था कि राजा नहीं थे, मारी शहर था यहाँ पर भी। इसके अलावा देखा जाए तो उरुक शहर को आप ले सकते हो, आप उर शहर को ले सकते हो, आप बेबीलोन को ले सकते हो, बेबीलोन को। यहाँ हर जगहों पर क्या हुआ करते थे? शासक होते थे और ये शासक दोस्तों अपनी अपनी भूमिका बहुत ही बेहतर तरीके से निभाते थे। और यहाँ तक कि हमने तो ये देखा भी है कि इसी ऊर का शासक जो था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम एन मार्कर था। क्या था दोस्तों? एन मार्कर, जो अपने शहर को एक सुंदर शहर कह करके पुकारता था और वहां के सुंदर शहर और वहां के मंदिर का विकास करना वो बहुत ही बखूबी जानता था। अलग अलग जगहों से चीजें मंगा करके अपने शहर को डेवलप करने की बात करते थे। राजा अपनी प्रजा की देख रेख भी करते थे, युद्ध भी लड़ते थे और युद्ध में एक दूसरे को पराजित भी करते थे। यानी काफी ज्यादा राजाओं की भूमिका वहां पर थी। आज दोस्तों इसी राजा के तौर पे, शासक के तौर पे हम सबसे पहले गिलगेनियस नामक एक शासक की बात करने जा रहे हैं, जो एन मार्कर के बाद वहां पर शासक के तौर पे आया था, जिसका नाम था गिलगेनियस। ठीक है दोस्तों, अंतिम चैप्टर की तरफ हम लोग आज बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि उरुक नगर मतलब वही जहां का एन मार्कर भी था। और इसी उरुक नगर से हमें एक महिला का क्या मिला है जी? एक महिला का शीर्ष मिला है, महिला का शीर्ष मिला है, जिसे संगमरमर के पत्थर से बनाया गया था, जिसे यारका शीर्ष के नाम से हम जानते भी हैं। यारका शीर्ष, ये हमने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है दोस्तों, दिखाया भी था आपको हमने पिछले वीडियो में। अब देखा रहा है कि गिलगेनियस जो था उर नगर का शासक था। कौन नगर का था शासक दोस्तों? उरुक नगर का शासक था। किस नगर का? उरुक नगर का शासक था। वह एक महान योद्धा भी था, जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को, यानी अपने आसपास के इलाके को अपने अधीन कर लिया था, यानी उन्हें जीत लिया था। अधीन का मतलब होता है दोस्तों अपने अंडर में करना, यानी उस पर विजय प्राप्त कर लेना। इसके बाद अब देखिए आसीरियाई शासक, मतलब आप ये समझिए कि जो गिलगेनियस था ये उरुक का शासक था, जो एक योद्धा भी था, एक महान व्यक्ति था। दूर दूर तक इसकी चर्चाएं होती रहती थी और बहुत सारे राज्यों को जीतकर अपने अंदर मिलाया था। इसी प्रकार से एक जगह और भी था जिसका नाम था आसीरियाई।
और यहाँ का जो शासक था इसका नाम था असुरबेनीपाल। क्या नाम था दोस्तों? असुरबेनीपाल ने तो बेबीलोनिया, बेबीलोनिया एक जगह था, से कई मिट्टी की पट्टिकाएं भी मंगवाकर और अपने यहाँ पुस्तकालय स्थापित किया था। कहाँ पर? सीरियाई में, सीरियाई नामक जगह पर पुस्तकालय स्थापित किया था। कहां से लाया था पट्टिकाएं सब? तो वो लाया था बेबीलोनिया से। बेबीलोनिया का शासक कौन था जी? तो सॉरी, ये आसीरिया का शासक कौन था? असुरबेनीपाल, जो वहां से युद्ध करके लाया था, पुस्तकालय स्थापित किया था। इसके अलावा दोस्तों नेबोपोलार्स ने 625 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया को आसीरिया आधिपत्य, मतलब जो बेबीलोनिया था और इसी बेबीलोनिया के ऊपर आसीरिया के शासक असुरबेनीपाल ने क्या किया था? कब्जा कर लिया था। उसको आधिपत्य से मुक्त कराने का काम किसने किया था दोस्तों? तो ये नेबोपोलस ने किया था। यानी अब बात इसको ऐसे समझिएगा, बेबीलोनिया एक अलग शहर था, आसीरिया एक शहर अलग था। आसीरिया का शासक असुरबेनीपाल था। असुरबेनीपाल ने बेबीलोन पर कब्जा कर लिया था। आगे चल करके उसी का शासक नेबोपोलस आता है और ये क्या करता है? आसीरिया के शासक बेनीपाल को पराजित करता है और तब बेबीलोन को क्या कर लेता है? जीत लेता है और उसे स्वतंत्र करा देता है। इस तरह से देखा जाए तो ये भी राजा एक क्या था? शक्तिशाली था। कराया था 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने के बाद। कौन? यही व्यक्ति, यही नेबोपोलस ने सिकंदर से पराजित होने तक यह बेबीलोन दुनिया का एक प्रमुख नगर भी हुआ करता था। लेकिन बाद में इसी बेबीलोन पर किसने कब्जा कर लिया था? इसी सिकंदर ने कब्जा कर लिया था। नेबोडियस स्वतंत्र बेबीलोन का एक अंतिम शासक था। बेबीलोन का अंतिम शासक कौन कहलाएगा? तो नेबोडियस। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बनेगा। इस प्रकार मेसोपोटामिया के शासक जो थे वो शक्तिशाली योद्धा होते थे और आपस में लड़ते भी रहते थे। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि अब मेसोपोटामिया में जो राजा थे यानी जो शासक थे उनका प्रभाव क्या था? तो निश्चित तौर पे उनका प्रभाव तो था, क्योंकि देखिए अक्सर जो होता था क्या कि इस मेसोपोटामिया में, ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, अक्सर मेसोपोटामिया में होता ये था कि मेसोपोटामिया में जो राजा होते थे, ठीक है, राजा वो क्या करते थे? युद्ध लड़ते थे, लड़ाई होते रहता था। मान लीजिए कि एक नगर यहाँ पर ए है, एक नगर यहाँ पर मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए ऊंचाई पर है, ये मान लीजिए नीचाई पर है, नीचे में है। अक्सर जब यहाँ से पानी यहाँ नीचे आता था तो ये लोग पानी को अक्सर रोक लेते थे, तो यहाँ पर इनके पास पानी नहीं पहुंचता था, जिससे अक्सर इनके सूखे पड़ जाते थे। तो लड़ाई वगैरह इस प्रक्रिया में होते रहता था। राजा भी अपना लड़ाई लड़ते रहता था और इसके वजह से उसका प्रभाव होता था। कभी या तो ये व्यक्ति जीतेगा या ये व्यक्ति जीतेगा। अरे युद्ध में जब हम दो आदमी लड़ रहे हैं तो कोई एक आदमी तो जीतना हारना तय है ही, कोई ना कोई एक आदमी तो जीतेगा तो दूसरा आदमी उसमें हारेगा। ये बातें थी दोस्तों। तो ऐसे कंडीशन में मेसोपोटामिया का राजा लोग काम करते थे। तो अब देखिए कह रहा है कि मेसोपोटामिया की गांव में भूमि और पानी के लिए बार बार झगड़ा हुआ करता था। यानी किसके लिए दोस्तों? भूमि के और पानी के लिए मेसोपोटामिया में अक्सर झगड़ा होते ही रहता था। ठीक है, जब किसी क्षेत्र में दो समुदाय यानी दो तरह के लोगों के बीच लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो जीतने वाला आदमी, जीतने वाला मुखिया जो होता था यानी जो राजा होता था, अपने साथी और अनुयायियों के बीच लूट का माल बांट देता था। यानी देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ए व्यक्ति राजा है और ये बी व्यक्ति एक राजा है, इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को लंबे समय तक युद्ध चलने के बाद क्या कर दिया? इसे हरा दिया। क्या कर दिया भाई? इसे हरा दिया। ऐसे स्थिति में जब ये हार जाता था और ये व्यक्ति क्या हो गया? जीत गया। बात को ध्यान से समझिएगा, ये व्यक्ति जीत गया। अब जीतने के बाद, ये हारने के बाद ये व्यक्ति यहाँ से बहुत सारा संपत्ति क्या करता था? लूट लेता था या उसके संपत्ति को छीन लेता था। अब इस लूटे हुए संपत्ति में से
50% तो अपने पास ये रख लेता था, कौन? राजा। और बाकी जो लूट का 50% जो माल होता था, ये जो योद्धा लड़ाई लड़ते थे सैनिकों वगैरह, उन्हीं के बीच में क्या करता था, ये बांट देता था। और इससे वो लोग भी खुश रहते थे और इनका भी काम चल जाता था। यही जो बात कह रहा है कि जब दो समुदायों के बीच लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो जीतने वाले मुखिया अपने साथी एवं अनुयायियों के बीच लूट का माल बांटकर उन्हें खुश कर देते थे। यानी जो उनके नीचे लोग होते थे और जो लूटा हुआ माल होता था वो उसमें बीच में बांट देते थे। ये लोग बांट देने के बाद जो छोटा व्यक्ति होता था वो खुश हो जाता था। और हारे हुए समुदाय के लोगों को बंदी बनाकर क्या करते थे, ये लोग बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे और उन्हें अपना चौकीदार या नौकर बना लेते थे। जो आज भी ऐसा प्रक्रिया हमें देखने को मिल जाता है कि उन्हें हम नौकर बना लेते हैं। मतलब हारा हुआ व्यक्ति को जीता हुआ व्यक्ति कुछ भी करवाने के लिए क्या करता था, मजबूर कर लेता था और वो उसके साथ वो काम कर लेता था। तो इस प्रकार से राजा का प्रभाव दिखा आपको। क्या दिखा दोस्तों? तो राजा एक तो युद्ध लड़ रहा है, जीत रहा है, जीतने के बाद जो सामान उससे लूट करके निकाल रहा है वो आधा अपने अनुयायियों के बीच में बांट रहा है और फिर वो हारे हुए व्यक्ति को पकड़ करके बंदी बना करके ला करके अपने इलाके में उसे चौकीदार या नौकर के रूप में काम कराता था। ये एक प्रकार से राजा का प्रभाव ही तो हुआ मेरे भाई, यही उसका प्रभाव। अगर क्वेश्चन में आता है कि मेसोपोटामिया, आरोबी सब कहाँ है, दक्षिणी मेसोपोटामिया की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी मेसोपोटामिया में ही तो शहर का विकास हुआ था। यहाँ पर ये जो इलाका था इसी दक्षिणी मेसोपोटामिया में ही विकास हुआ था। तो यहीं पर तो राजा भी ज्यादातर अपना कारोबार करते थे और युद्ध की लड़ाई लड़ते थे। तो राजा का प्रभाव अगर पूछता है कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में राजा का क्या प्रभाव था, तो दोस्तों आपका यही होगा। आप इसी को देखिएगा, समझिएगा और यहीं से आपको इतना भी लिख दीजिएगा। मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है दोस्तों कि हमारा पढ़ाने का ये तरीका है, आपको बेहतर तरीके से अच्छा लगता ही होगा अगर आप थोड़ा सा सिंसियर विद्यार्थी हैं, यानी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। तो क्योंकि ऊपर को समझना, नीचे उसके बनाए हुए नोट्स को लिख लेना और फिर आप इसे आराम से लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो और इसके आधार पर एक बेहतर आप नंबर ला सकते हो। दोस्तों आप जहां से ही कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर जरूर करिएगा। हमारा अपील है और आपका सहयोग है। अब देखिए, अब दोस्तों यहाँ पे शासक का प्रभाव हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि राजा द्वारा उठाए गए प्रभावी और नियंत्रण कदम। क्या क्या राजा जब जीत जाता था तो क्या क्या करता था? तो देखिए, पहला बात कि राजा का प्रभाव और नियंत्रण में वृद्धि होता था। अब मान लीजिए कि राजा जो था वो पहले से ही यहाँ पर अपना राज करता था। मान लीजिए कि एक राजा है जो कहाँ का राजा है मेरे भाई, उरुक का राजा है, ठीक है। और उरुक जगह कहाँ पर है जी? तो अगर मान लीजिए कि अगर हम मेसोपोटामिया की बात करें तो ये मेसोपोटामिया का स्ट्रक्चर बनता है। इधर अपना फारस की खाड़ी होती है, इधर अपना ये दजला नदी बहती है और इस दजला नदी के साथ ऊपर से मिट्टी उपजाऊ आती है। ये जो नदी होती थी ये अपना फरात नदी इधर की थी, ये फरात नदी इधर से अपना लेकर के अपने साथ उपजाऊ मिट्टी आती थी। इन्हीं दोनों के बीच के जो ये स्थान होते थे, इसी स्थान पर मिट्टी उपजाऊ बचता था। ऊपर से आते आते नीचे वाले रेगिस्तान क्षेत्र में मिट्टी बच गया और यहीं पर एक शहर का विकास हो गया। इसी शहर को हम उरुक के नाम से जानते थे। धीरे धीरे इसके नीचे यहाँ पर उर नामक एक शहर का भी विकास हुआ। तो ऐसे स्थिति में एक शहर ये बन गया, इधर बेबीलोन बन गया, इधर असीरिया हो गया। तो कई बार ना युद्ध होता था। तो युद्ध होता था तो मान लीजिए कि यहाँ का राजा अगर जीत गया और ये राजा किसके ऊपर हमला कर रहा है, इसके ऊपर हमला कर रहा है, ये जीत गया और ये व्यक्ति क्या हो गया, हार गया। तो इसके ऊपर इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता था। यही प्रभाव और नियंत्रण की हम बात दोस्तों आपसे करने जा रहे थे और कर रहे थे कि राजा जब जीत जाता था तो उसका प्रभाव और उस पर वो नियंत्रण करता था, उसकी वृद्धि
बढ़ जाती थी, यानी वो ज्यादा उस पर कब्जा करता था। साथ ही मंदिरों की शोभा बढ़ाना राजा का ये भी काम था। और आपने तो खुद देखा भी है कि उरुक का जो राजा था, इसका नाम क्या था दोस्तों? एन मारकर। एन मारकर ने तो अपने शहर को, अपने शहर के मंदिर को सजाने के लिए कहा किया था, तो अपना एक दूत कहाँ भेजा था? दूसरे शहर भेजा था। किसके पास? अर्टा के पास भेजा था। ये तो हमने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था कि मोती या अन्य प्रकार के धातु को मंगाने के लिए एन मार्कर ने अपने व्यक्ति को दूसरे राज्य में भेजा था, ताकि वहां से मंदिर को सजाने के लिए, बेहतर अपने शहर को सजाने के लिए कुछ चीजें मंगाए जो हमारे पास उपलब्ध नहीं था। तो मंदिर की शोभा बढ़ाना का काम किसका था? इसी राजा का ही होता था। इसके अलावा समुदायों की सुरक्षा करना, यानी आपस में 2-3 तरह के समुदाय होते थे, अगर ये लड़ाई करते थे तो उनकी सुरक्षा करने का काम भी किसका था? राजा का ही था। और काम के बदले उन्हें अनाज देना, यानी वहां पर क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी वस्तु को दे करके दूसरी वस्तु लेने का मुद्रा का प्रचलन नहीं था। तो ऐसे में काम जो कराते थे उसके बदले में क्या देते थे? अनाज देते थे। तो इस तरह से दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि राजा क्या क्या कदम उठाता था, तो पहला कहिएगा, राजा का प्रभाव और नियंत्रण में वृद्धि हो जाती थी जब वो युद्ध जीत जाता था। तो दूसरा, मंदिरों की शोभा बढ़ाने का काम करते थे, समुदायों की सुरक्षा करना। इसके अलावा अगर कोई काम होता था तो उसके बदले में अनाज देना। ये सारा काम किसका था? राजा का हुआ करता था। निश्चित तौर पर दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी। अब कह रहा है कि मेसोपोटामिया की शहरी जीवन में सामाजिक संगठन की व्यवस्थाएं कैसी थी, क्या था? तो वहां पर देखिए 2 तरह के लोग थे। एक तो कुछ लोग उच्च वर्ग से आते थे और कुछ परिवार का वहां पे स्वरूप भी पढ़ेंगे। अब कहिएगा सर जी समाज में उच्च वर्ग था, ये कैसे पता चलेगा? तो अक्सर क्या होता है कि हम लोग कब्र से पता कर लेते हैं। कई बार कब्र की जब खुदाई होती है तो उस कब्र से, जो कब्र में से बहुत सारे बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त हो जाती है हमें। अगर वहां से बहुमूल्य वस्तुएं, सोने के, चांदी के चम्मच, बर्तन अगर मिलते हैं तो निश्चित तौर पर इससे ये पता चलता है कि कब्र में दफनाए वाला व्यक्ति निश्चित तौर पे अमीर होगा या उच्च वर्ग का होगा, क्योंकि ऐसा प्रक्रिया पहले भी था और आज भी हमारे समाज में है कि जहां हम किसी व्यक्ति को दफनाते हैं तो उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं को वहीं पर उसी मिट्टी में गाड़ देते हैं, और वही गाड़ने के बाद हजारों साल बाद जब उसकी खुदाई वहां पर अगर होती है और वो चीजें वहां से प्राप्त होती है तो उसके आधार पर दोस्तों हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि निश्चित तौर पे यहाँ पे दफनाया हुआ व्यक्ति या तो उच्च सोसाइटी यानी समाज का रहा होगा या निश्चित तौर पे अमीर व्यक्ति रहा होगा, क्योंकि वही व्यक्ति है जिसके साथ यहाँ सोना चांदी के बर्तन मिले हैं या बहुमूल्य धातुएं मिली है। अगर आम व्यक्ति होता तो उसके पास सोना चांदी या अन्य बहुमूल्य चीजें नहीं मिलती। तो इससे ये पता चल जाता था दोस्तों कि यहाँ पर उच्च वर्ग भी था और निम्न वर्ग भी था। तो इसी को देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि उच्च वर्ग की स्थिति, कह रहा है कि मेसोपोटामिया के नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या सम्राट वर्ग का भी प्रभाव था। धन दौलत का अधिक या अधिकतर भाग समाज के इसी वर्ग में केंद्रित था। इस बात की पुष्टि कैसे होगी कि भैया अमीर लोग थे? तो इस तथ्य से होती थी कि बहुमूल्य वस्तुएं राजा रानी की कुछ कब्र खुदाई हुई, कब्र या समाधि में उनके साथ दफनाई गई मिली है। इन वस्त्रों में आभूषण, सोने के पात्र, सफेद सीपियां, लाजमर्द जुड़े हुए पत्थर, लकड़ी के बांध, यंत्र, सोना के सजावटी खंजर आदि मिला है। अब इस तरह की चीजें जब वहां के कब्र से मिला है तो इससे ये पता चलता है कि निश्चित तौर पे ये कब्र किसी अमीर आदमी का होगा, या तो राजा का भी हो सकता है या रानी का भी हो सकता है, जिसके साथ उसके मरने के बाद उससे जुड़ी हुई चीजों को उसमें हमने क्या किया था? दफना दिया था। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है परिवार का स्वरूप कैसा था। तो ये बात समझ में आ गई कि वहां पे उच्च वर्ग की स्थिति हम कैसे पता करते थे। परिवार कैसा था? परिवार एकल परिवार का संकलन था। एक परिवार में माता पिता और पति पत्नी बच्चे होते थे। मेसोपोटामिया समाज में एकल परिवार का क्या था? संकलन था।
यानी संयुक्त परिवार नहीं था। संयुक्त परिवार जैसे हम कहते हैं कि मेरे पिताजी भी हैं, ताऊ जी भी हैं, बाकी सारे लोग एक साथ रहते हैं घर के, इसे हम कंबाइंड या संयुक्त परिवार कहते हैं। लेकिन डे बाय डे आज की परिस्थितियां बदल रही है, एकल परिवार की ओर हम लोग ज्यादा जा रहे हैं। उस समय भी एकल परिवार था जिसमें पति पत्नी और माता पिता को रखा जाता था, अन्य लोग नहीं होते थे, तो इसे हम एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। फिर भी विवाहित पुत्र और उसका परिवार अपने माता पिता के साथ ही रहता था। पिता ही परिवार का क्या होता था दोस्तों? मुखिया होता था। यही वहां के परिवार का क्या था? स्वरूप था। अब दोस्तों आता है एक उर नगर था। नगरों के बारे में भी पूछा जाता है, जो जस्ट उरुक के नीचे था, दक्षिणी मेसोपोटामिया में स्थित था। कहते हैं कि उर नगरों में साधारण घरों की खोदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई थी। कब की गई थी? 1930 के दशक में। दशक मतलब 40 तक के बीच, 1930 से लेके 40 के बीच में यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी तथा संकरी गलियां, जल निकासी, घरों की सफाई, खिड़कियों का अभाव, ये सब पाया गया है। यानी यहाँ के नगर तो जरूर थे, लेकिन ये नगर पूरी तरह से कंप्लीट अच्छे से, मतलब कहते हैं ना, नियोजित नहीं थे। जैसे हम आगे आप जब 11th क्लास से 12वीं में जाएंगे तो हम देखेंगे आपको कहां पर 12वीं क्लास में एक सभ्यता का विकास, इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, जहां की नगरें पूरी तरह से नियोजित थी, प्लानेड थी। यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी होना और संकरी गलियां यानी पतली गलियों का होना, जल निकासी का अभाव होना, यानी जल निकासी का क्या था दोस्तों? अभाव था। घरों की अच्छी तरह से सफाई नहीं होती थी, खिड़कियां भी नहीं थी, जिससे कि प्रकाश भी उन लोगों को अच्छी तरह से नहीं मिलता होगा, बीमारियां फैलने की संभावना बनी रहती होगी। तो इस तरह से कमियां थी कहां पर? उर नगर में। और यही आपको कई बार तुलना करने के लिए पूछ देता है कि मेसोपोटामिया के नगर और हड़प्पा के नगर, चूंकि हड़प्पा सभ्यता जो हिंदुस्तान में थी, उनसे मेसोपोटामिया सभ्यता का व्यापार होता था। बहुत सारी चीजें मेसोपोटामिया में पाई गई है, कहाँ की? हड़प्पा की। इसलिए दोनों का तुलनात्मक चीजें पूछा जाता है। तो हड़प्पा में क्या था? हड़प्पा में सारे जो थी, वहां पर जैसे बात करें अगर हम यहाँ की, तो वहां टेढ़ी मेढ़ी सड़कें नहीं थी, सीधी एकदम समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। गलियां, संकरी गलियां नहीं थी, चौड़ी गलियां होती थी, और सब एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करते हुए रोड को आगे निकल जाते थे। जल निकास तो एक उत्तम प्रणाली था हड़प्पा में, घरों की साफ सफाई और खिड़कियां भी वहां पर होती थी। इस तरह से दोनों में आप तुलना कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे आता है कि घरों के बारे में अंधविश्वास। थोड़ा ना मेसोपोटामिया के जो लोग थे ना, अंधविश्वासी भी थे, और ऐसा नहीं था कि वही लोग अंधविश्वासी थे। आज भी लोग हमारे यहाँ क्या है? अंधविश्वासी हैं। आज भी ये परंपरा हमारे यहाँ चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि उसी समय था, ये हजारों साल पहले की घटना हम आपको आज भी बता रहे हैं कि जो वहां के घरों में लोगों को अंधविश्वास था, वो अंधविश्वास आज भी हमारे घरों में लोगों को दिखाई देता है। क्या था जी? देखिए, तो घर की दहलीज ऊंची हो, यानी घर का जो अगला हिस्सा जो हम नींव निकालते हैं वो ऊंचा होना चाहिए सामने वाले घर से हमें। आज भी देखिएगा, आपका घर अगर पहले से बना हुआ है और आपके घर के जस्ट बगल में कोई व्यक्ति नया घर बना रहा है, तो आपके घर के जो हमारा वो होता है सीढ़ी होती है, उससे एक ईंटा जरूर ऊंचा अपना घर बनाएगा। तब भी बनता था और आज भी बनता था। ये 100% एकदम सत्य है। आपका घर अगर बना हुआ है, आपके घर में के बगल में कोई अपना घर बना रहा है, तो एक ईंटा आपसे ऊंचा ही वो बनाएगा, कभी भी आपसे नीचा नहीं बनाएगा। ऐसा मेसोपोटामिया के नगरों में ऐसा मान्यता था कि घर की जो दहलीज हो वो क्या होनी चाहिए? ऊंची होनी चाहिए। अगर ऊंची होती है तो वह धन दौलत लाती है। यानी ये मान्यता था कि अगर दहलीज ऊंची है तो इससे धन दौलत हमारे घर में आएगा। पहली बात हो गई। यदि सामने की दरवाजा, जो दरवाजा हमारे घर में होता है, किसी दूसरे की घर की ओर खुले तो सौभाग्य लाती है। आज भी देखिएगा, बड़ा दरवाजा एक हमारे घर में होता है जो अक्सर बाहर की तरह ही खुलता है। छोटा दरवाजा जरूर अंदर की तरफ खुलेगा, वो तो शुभ माना जाता था।
लेकिन बड़ा दरवाजा बाहर की ओर खुलता था। आज भी देखिएगा, घर हो या गांव हो या कहीं पर इलाका शहर हो, दरवाजा जो हम बड़ी बनाते हैं अपनी, वो अक्सर एक बाहर की तरफ ही खुलता है। ये शुभ माना जाता था, ये मान्यताएं थी। यदि घर के लकड़ी का जो मुख्य दरवाजा जो होता था, वह दरवाजा की ओर खुले, दरवाजा अगर बाहर की ओर खुले तो उस समय यह माना था कि पत्नी अपने पति के लिए पीड़ा का कारण बन सकती है। और ऐसा देखिएगा, आज भी हमारे जो मेन बेडरूम होता है, अंदर का जो कमरा होता है, उन कमरे का दरवाजा आप देखिएगा कभी भी बाहर की तरफ नहीं खुलता है, अक्सर अंदर की तरफ ही खुलता है। जो भी हो, अगर या तो एक बेड वाला एक पाला वाला दरवाजा हो, मतलब एक ही हो, या डबल वाला हो, तो दोनों ही अंदर की तरफ ही खुलेगा, बाहर की ओर नहीं खुलेगा। ऐसा रेयर केस में कहीं हो जाता होगा तो एक अलग बात है दोस्तों, लेकिन मैंने तो आज तक अभी नहीं देखा है। अक्सर हमने यही देखा है कि सारे दरवाजे अंदर की तरफ ही घर के खुलते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि बाहर खुलने पर पत्नी पति के लिए पीड़ा का कारण बन सकती है, इसलिए ऐसा न करके अंदर की तरफ ही हम खोलते थे। ये मान्यता तब भी था और आज भी है। तो ये कुछ अंधविश्वास था, मेसोपोटामिया के पास अंधविश्वास कहिए या शुभ संकेत कहिए, तब भी था और आज भी है, ऐसा हम लोग देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पशुचारण क्षेत्र में एक नगर, व्यापारिक नगर जो था, मारी था। अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है, तो मारी नगर के बारे में हम लोग बात करते हैं। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था। कैसा था दोस्तों, याद रखिएगा, व्यापार, जैसे ये दजला नदी, ये फरात नदी आती थी, तो यहाँ से यहाँ ना व्यापार होता था। तो इसी बीच में, इसी के किनारे यहाँ पर एक जहाज आने जाने से रुकता था, पोर्ट यानी बंदरगाह था। यहाँ पर क्या था, बंदरगाह था। इस बंदरगाह की वजह से ये जो मारी नगर था, इसका विकास धीरे धीरे हो रहा था। तो ये आने जाने से यहाँ पर चीजें चलती थी, बाकी होती थी, तो यहाँ पर व्यापारिक इलाका धीरे धीरे बढ़ने लगा और इस तरह से व्यापारिक नगर इसके रूप में, इसकी व्याख्या हम करने लगे। ये व्यापारिक नगर के रूप में आगे भी चल करके ये डेवलप हुआ। और जब यहाँ से माल इधर आना जाना होता था, व्यापार होता था, तो यहाँ के लोग यहाँ से जहाजों से माल वसूलते थे। आगे चल के तो बहुत ज्यादा वो करते थे, टैक्स भी लेते थे, 10% टैक्स भी लेना शुरू कर दिए थे। इसलिए इसको व्यापारिक स्थल का दर्जा प्राप्त था, स्थित था, जहां से लकड़ी, तांबा, तेल, यानी लकड़ी, तांबा, तेल, अन्य सामान नाव के द्वारा फरात नदी के मार्ग से दक्षिणी मेसोपोटामिया, तुर्की, सीरिया तथा बेबीलोन के उच्च प्रदेशों को ले जाया जाता था। मारी नगर की समृद्धि ही व्यापार थी, वहां का मेन क्या था, व्यापार ही वहां का समृद्धि था या विकास का कारण था। दक्षिणी नगरों में घिसाई पिसाई के पत्थर, चाकिया तथा तेल ले जाने वाले जलपोत भी मारी नगर में ही रुका करते थे। और जब यहाँ पर ये सब रुका करते थे, तो वहां से लोग वहां से टैक्स भी लेते थे। मारी के अधिकारी लदे हुए सामान की जांच करते थे और उसमें लदे माल के मूल्य का लगभग 10वां हिस्सा, यानी कहने का मतलब कि 100 रुपये का अगर सामान था तो उसका 10% वो क्या लेते थे, टैक्स लेते थे, यानी 10 रुपया टैक्स लेने लगते थे। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन आगे चल करके धीरे धीरे ऐसा होने लगा था। तो जो विशेष किस्म का नौकाओं में जाता था। इस प्रकार मारी नगर व्यापार और समृद्धि की दृष्टि से क्या था, अतुल्य था, बेहतर था। दोस्तों, यहाँ से मारी नगर के बारे में एक नोट यानी लिखने के लिए पूछा जाता है, तो मेरे ख्याल से आप दोस्तों यहाँ से पढ़ करके नोट्स अपना बेहतर बना करके आप इसे लिख सकते हो, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं आगे आपको दोस्तों। आज ये हमने चैप्टर को पूरी तरह से क्या किया, कंप्लीट कर दिया। आज ये आपका क्लास 11th का, जिस चैप्टर का नाम है मेसोपोटामिया, जिसे हम क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता या लेखन कला और शहरी जीवन के नाम से जानते हैं। इसे क्या किया, पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर दिया। हाँ, अलग बात है कि इसमें इसको हमने पूरे कितने पार्ट 7 में हमने छोटा छोटा वीडियो बना करके आपके कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की, जो बेहतर तरीके से हमने आपको समझाया, लेकिन पूरी तरह से हमने समझाया है।
अच्छी तरह से आपको वीडियो बनाया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पहली बार चैनल पे आए होंगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहले से अगर चैनल पे होंगे तो दोस्तों आप इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में। आपके छोटे से इस शेयर से हमारा मनोबल बढ़ेगा, धीरे धीरे हमारा चैनल भी ग्रो करेगा। आप ही लोगों की वजह से अभी हम यहाँ 0 से चढ़ करके यहाँ तक पहुंचे हैं। आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, आप अपना योगदान दीजिए। देखिए हम भी आपके साथ मिल करके आपकी तैयारी में दिन दुना रात चौगुना बढ़ोतरी करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों एक बार जो भी आदमी वीडियो देख रहे हैं आप इसे शेयर जरूर करिए। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को आप देख सकते हैं कि हमने कितनी तरीके से बेहतर तरीके से आपके लिए मेहनत करते हैं और वो मेहनत करके आपको हम ये पीडीएफ बना करके लाते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचता है तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसे जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, छोटा सा सहयोग करिए, जिसकी वजह से हमारा भी चैनल धीरे धीरे क्या होगा, ग्रो करेगा। आज हमने 0 से शुरुआत किया था, आपके पास तक यहाँ तक पहुंचे हैं। थोड़ी मदद और करेंगे तो हम और भी बेहतर करना शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।